नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। तो थंबनेल में आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है समरी ऑफ द नॉवेल संस्कारा। तो जैसा कि हम जब भी किसी राइटर के द्वारा लिखे गए नॉवेल को पढ़ते हैं तो पहले हमें उन राइटर की जीवनी के बारे में, उनके द्वारा हासिल किए गए अवार्ड्स के बारे में एंड उनके जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि एमएजी में ज़्यादातर क्वेश्चंस पहले हमारे जो क्रिटिक्स हैं, हमारे जो राइटर्स हैं, उनके थ्रू से ही आकर पूछा जाता है। कि सपोज़ आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि आप हमें राइटर के बारे में बताइए और राइटर ने अपने पर्सपेक्टिव से इस नॉवेल के थीम्स को कैसे बनाया है वो हमें बताइए। तो उस वक्त हमें राइटर की जानकारी को कनेक्ट करते हुए नॉवेल के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको प्रस्तुत करना होता है। तो जब भी इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आएगा हम उसका आंसर भी लिख सकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें राइटर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट today's topic. So उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति वॉज अ कंटेम्पररी राइटर। ये जो हमारे UR अनंत मूर्ति हैं, जिनका नाम पूरा नाम है उडुपी राजगोपालाचार्य अनंत मूर्ति, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और क्रिटिक हैं। इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बहुत सारे राइटिंग वर्क किए हैं और इन्हें कंसिडर किया जाता है पायनियर्स ऑफ द नव्या मूवमेंट। ये इनका नव्या मूवमेंट में सबसे ज़्यादा ये सहायक बने हैं, सहयोगी रहे हैं एंड ही इज़ द 6th पर्सन, मीन्स 8 पार्टिसिपेंट्स में अगर देखा जाए तो इनका पोजीशन छठा आता है, क्योंकि इन्होंने जनपद अवार्ड जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज है में लिखा गया था, इन्हें वो अवार्ड प्राप्त हुआ है सरकार के द्वारा। एंड द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर्स कन्फर्ड इन इंडिया। In 1998 he received the पद्म भूषण अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद्म भूषण अवार्ड दोस्तों बहुत ही बड़ा अवार्ड मिलता है एंड इन्हें ये अवार्ड हमारे भारत के सरकार की तरफ से प्राप्त हो चुका है। 2013 में ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज ऑल्सो एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क, इनका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अगर देखा जाए तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर में रहता है, यानी कि अलग अलग हमारी ज़िंदगी के पड़ाव में, स्तर में हमें कौन से एक्शंस लेने चाहिए एंड उस वक्त लोगों का एक मेंटल लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल किस तरीके से काम करता है, वो आपको इनके राइटिंग के ज़रिए जानकारी आप उस चीज़ की हासिल कर सकते हैं। हिज राइटिंग सपोजली एनालाइजेस एस्पेक्ट रैंकिंग फ्रॉम चैलेंजेस एंड चेंजेस फेस्ड बाय ब्राह्मीण फैमिलीज ऑफ कर्नाटका। ब्राह्मीण फैमिलीज जो हैं कर्नाटका की, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस तरीके से उनके वर्क में एक पॉलिटिक्स नज़र आता है या फिर उनके पूरे काम में जो सार्थकता उन्होंने हासिल की है वो हमें इनके वर्क से पता चलता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया राइटर के बारे में। अब हम बिगिन करते हैं नॉवेल की समरी को। सो नॉवेल की समरी बिगिन करने से पहले हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परनेश आचार्य जो कि इस पूरे, कहते हैं ना, इस पूरे फिल्म के जो हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ अ लर्नड स्कॉलर एंड प्रीस्ट ऑफ दुर्वासापुरा। जितने भी प्रीस्ट हैं उनके भी ये अध्यक्ष होते हैं। नारायणप्पा, ही इज़ अ ब्राह्मण हु लीड्स अ नॉन ब्राह्मणिकल लाइफ। ये जो दोस्तों नारायणप्पा है, ये पूरी कहानी घूम फिर कर इन्हीं पे आती है, क्योंकि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है राइट फॉर अ डेड मैन। यानी कि ये जो पूरा नॉवेल है ये एक ही सेंट्रल थीम की तरफ घूम फिर कर आता है कि आखिर इनका जो संस्कार है, यानी कि ये इस नॉवेल में इनकी डेथ हो चुकी है एंड इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, कौन से रिचुअल से ये होगा, यही सब तय करने में ये पूरी नॉवेल ख़त्म हो जाती है। चंद्री का इस पूरे नॉवेल में एक बहुत ही अहम किरदार रहा है, क्योंकि इन्होंने इसके बॉडी को क्रिमेट करने के लिए सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा याचनाएं की हैं एंड हम ये कह सकते हैं कि चंद्री इज़ द ओनली पर्सन जिन्होंने पूरी तरीके से, मतलब अनबाइज्ड होकर के एंड सारे रिचुअल्स को साइड पे रख के एंड इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नारायणप्पा के बारे में सोचा है, बिकॉज नारायणप्पा जो है ये चंद्री जो है इनकी बिलवेड होती है। देन गरुडाचार्य जो है, गरुडाचार्य नारायणप्पा का मीन्स रिलेटिव होता है। देन लक्ष्मणाचार्य भी नारायणप्पा का ही रिलेटिव होता है। देन दसाचार्य, ये एक पुअर ब्राह्मण है जो कि अग्रहारा में रहते हैं। देन दुर्गा भट्टा, ये एक समर्थ ब्राह्मण है जो कि दुर्वासापुरा में रहते हैं। देन अनुसुईया, ही इज़ द वाइफ ऑफ लक्ष्मणाचार्य। वैसे तो ये मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं, इनका ज़्यादा रोल भी यहाँ पर प्ले नहीं हुआ है, इनके बहुत ही माइनर रोल्स हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें नॉवेल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ मेंशन कर दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस नॉवेल की समरी को।
नॉवेल की समरी को दोस्तों मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें और जो इनअप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन है उन पर ना फोकस करके जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है हम उस चीज़ पर फोकस करें और उन्हीं मेन चीज़ों को याद रख पाएँ। तो बिगिन करते हैं इस नॉवेल को परनेश आचार्य से। परनेश आचार्य जो है वो एक बहुत ही लर्नड एंड एक ऑर्थोडॉक्स मैन है, जो कि एक कम्युनिटी, माधव कम्युनिटी जो है ब्राह्मण्स की, उन्हें बिलोंग करते हैं। एंड ही हैज़ हैड इज़ वैदिक एजुकेशन, उनकी वैदिक एजुकेशन काशी बनारस में उन्होंने पूरी की है और वहीं से उन्होंने जो क्रेस्ट ऑफ द ज्वेल ऑफ वैदिक लर्निंग यानी कि वेदांता शिरोमणि का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो हासिल किया है। ही इज़ लिविंग इन द हाईली ऑर्थोडॉक्स विलेज ऑफ दुर्वासापुरा। दुर्वासापुरा के जो ब्राह्मण्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को फॉलो करते हैं एंड वो मीन्स विदाउट वैदिक लर्निंग वो ये सोचते हैं कि ब्राह्मणिज्म जो है एक तरीके से अगर कोई वेदा को नहीं पढ़ रहा है, जो कि रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट इस वर्ल्डली प्लेजर्स में ज़्यादा है, वो एक ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। तो यहाँ के जो अग्रहरा के जो लोग हैं, जो दुर्वासापुरा के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणिकल लाइफ जीना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ही इज़ लिविंग इन द हाईली ऑर्थोडॉक्स विलेज ऑफ दुर्वासापुरा, जो कि मैसूर में है, मलनाड की। ही इज़ द जज ऑफ अग्रहरा इन ऑल मैटर्स, मतलब रिलीजन से हो, रिचुअल से हो या कंडक्ट से हो, किसी भी क्राइटेरिया में हो, जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो आकर के इनसे जानकारी हासिल करते हैं, इनकी राय लेते हैं। ये जो है उनके अध्यक्ष हैं। हिज वेरी लाइफ इज़ अ मॉडल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड रिलीजियस कन्वेंशन। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर रखी है भगवान के चरणों में और ये जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उन्हें अवॉइड करते हैं। इनकी शादी हुई है, इन्होंने शादी की एक इनवैलिड गर्ल से, जो कि फिज़िकली एक तरीके से हैंडीकैप है, भागीरथी। वो इसलिए उन्होंने इनसे शादी की है ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो वर्ल्डली प्लेजर में ना हो करके उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ सैल्वेशन की तरफ हो, एनलाइटमेंट अटेन करने की तरफ हो। और वो इनकी सेवा करते हैं, खाने से पहले इन्हें खाना देते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, इनकी पूरी तरीके से सेवा करते हैं ताकि वो अपने एक ऐसे इंसान की सेवा करके सैल्वेशन हासिल कर सकें जो कि इनकी वाइफ है, और इससे ये निष्काम योगा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट डिज़ायरिंग एनी फ्रूट, और इससे ईश्वर के ये ज़्यादा करीब हो पाएंगे, इनका ये मानना है। देन सेकंड पार्ट में अब हम स्टोरी को बिगिन करते हैं। यहाँ पर आती है चंद्री। चंद्री एक कॉन्क्यूबाइन है जो कि नारायणप्पा की बिलवेड है and she is a prostitute. The reprobate Brahmin of the Agrahara brings the news of his death to the Acharya. अब यहाँ ये होता है दोस्तों कि स्टोरी बिगिन होती है, काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। परनेश आचार्य जो हैं वो बस अपने मिड डे मील यानी दोपहर के खाने के लिए बैठ ही रहे होते हैं कि बाकी जितनी भी रूटीन्स हैं सबको पूरा करके अपने वाइफ को नहलाने के बाद, उन्हें मेडिसिन देने के बाद, एंड चंद्री आती है एंड वो यह उनसे बताती है कि नारायणप्पा की मृत्यु हो चुकी है प्लेग के कारण। और फिर वह ये कहती है कि अब नारायणप्पा जो है ही वॉज अ नॉट एन ऑर्डिनरी रिप्रोबेट, हिज अनऑर्थोडॉक्सी। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ नारायणप्पा के बारे में। दोस्तों ये जो नारायणप्पा है ये एक ऐसा इंसान है जो कि अनब्राह्मणिकल हुड को फॉलो करता है, यानी कि इन्हें ब्राह्मण से सख्त नफरत है, इनके ऑर्थोडॉक्स वेज से सख्त नफरत है, और ये रिचुअल्स को नहीं मानता, ये सिर्फ शराब पीता है, मीन्स पूरे लाइफ इसने सिर्फ शराब पी है। एंड ये जो प्रॉस्टिट्यूट है चंद्री, इनका बनाया हुआ हाथ का इन्होंने मतलब भोजन ग्रहण किया है, और मतलब दिन भर ये अपने मुस्लिम फ्रेंड्स लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। एंड इन्होंने मीन्स जो शालिग्राम पवित्र स्टोन जो होता है उसे भी निकाल कर पानी में पॉन्ड में फेंक दिया। और गणपति जी के जो एक टेम्पल था दुर्वासापुरा में गणपति जी का, उनमें बहुत सारे सैक्रेड फिशेस थे, तो इन्होंने अपनी एक मीन्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सारे सैक्रेड फिशेस को भी करी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसे मीन्स लिकर पीना एंड बाकी ब्राह्मण्स जितने भी वहाँ पर होंगे उन्हें अब्यूज़ करना, यही उनका काम था। और इन्होंने यहाँ तक कि यह भी थ्रेटन किया था अपने बाकी ब्राह्मण दोस्तों को कि अगर वो इनके खिलाफ जाएंगे तो ये खुद को मीन्स दूसरे कम्युनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे एंड ये ब्राह्मणिज्म के जितने भी रिचुअल्स हैं इन सबको ऑफेंड कर देंगे। तो इसलिए किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई इन्हें अप्रोच कर सके या कोई इनके अनऑर्थोडॉक्सी को रोक सके या इनकी सोच को रोक सके, इनके कार्यों को रोक सके। तो इस वजह से अब ये ब्राह्मण थे, क्योंकि इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन अपने जीवन पर्यंत इन्होंने सिर्फ बुरे काम किए हैं और इन्होंने अपने आप को ब्राह्मणिज्म से अलग नहीं किया। तो अब इनके मरने के बाद में क्वेश्चन ये खड़ा होता है दोस्तों कि
इनके बॉडी को क्रिमेट किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आता है। द क्लोज रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड रेज देयर ऑब्जेक्शन टू परफॉर्म द संस्कारा। अब यहाँ पर बात ये खड़ी हो जाती है कि क्योंकि ये मीन्स ही हैज़ पैक्ड हिज कार्ड्स विथ सिन, इन्होंने इनका पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। इनके रिलेटिव्स होते हैं लक्ष्मणाचार्य और गरुड़ाचार्य, सिर्फ यही दो होते हैं जो कि इसके क्लोज रिलेटिव होते हैं जिन्हें कि अधिकार होता है, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं होता है इसलिए इनका कोई बेटा नहीं होता है, इनकी कोई वाइफ नहीं होती है, कोई पिता नहीं होते हैं जो कि इनके बॉडी को क्रिमेट कर सकें। और अग्रहरा के जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो तब तक खाना नहीं खा सकते जब तक किसी की बॉडी को क्रिमेट ना किया जाए। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीन्स पूरे के पूरे विलेज में एक भगदड़ सी मच जाती है एंड हर किसी को इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए होता है। फिर दोस्तों होता ये है कि जितना भी इन्होंने आज तक अपनी लाइफ में किया होता है, जितने भी गलत काम किए होते हैं, तो इस वजह से लक्ष्मणाचार्य और गरुड़ाचार्य इनके मीन्स क्रिमेशन में यानी कि इनके फ्यूनरल सेरेमनी को कंडक्ट करने के लिए ये दोनों मना कर देते हैं। पहले तो ये दोनों मना कर देते हैं, बाद में पलट जाते हैं। तो ये है थर्ड सीक्वेंस। थर्ड सीक्वेंस में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी दोस्तों, चंद्री जो होती है, चंद्री की वजह से ये मामला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके पास में उसने जीवन पर्यंत अपने काम से जो गोल्ड हासिल किया हुआ होता है वो सारे गोल्ड को ये रख देती है उसकी बॉडी के सामने एंड एक कंडीशन के तौर पे कि जो भी उसका मीन्स फ्यूनरल सेरेमनी करेगा, उसके बॉडी को क्रिमेट करेगा, वो अपने सारे गोल्ड्स उन्हें दे देंगी। तो यहाँ पर ये जो लक्ष्मणाचार्य की वाइफ होती हैं वो उनसे कहती हैं कि अब तुम्हारे बेटे को आर्मी में भर्ती करवाना है तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो इससे पहले कि वो गोल्ड कोई और लेके जाए तुम उसकी बॉडी को क्रिमेट कर दो और गोल्ड अपने घर ले आओ ताकि उसे हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकें। अब जो गरुड़ाचार्य है, गरुड़ाचार्य की वाइफ उससे ये कहती है, क्योंकि जो इनवैलिड गर्ल थी भागीरथी तो उसी की बहन थी, तो इससे बेटर है कि उसके सिस्टर इन लॉ का जो मीन्स गोल्ड है किसी और के पास जाए, तुम ही उसे ले आओ और उसके रिचुअल्स को पूरे कर दो, उसके बॉडी को क्रिमेट कर दो। तो ये दोनों अब इसके बॉडी को क्रिमेट करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बात ये खड़ी हो जाती है कि इन दोनों को उनके बॉडी को क्रिमेट करने नहीं दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि यहाँ पर परनेशाचार्य से राय ली जाती है कि अब बॉडी का आखिर क्या किया जाए। सो द प्रेडिकामेंट ऑफ परनेशाचार्य टू सॉल्व द वेक्शियस प्रॉब्लम, मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है दोस्तों कि अब वो जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि मतलब नारायणप्पा को किस तरीके से, क्योंकि जब वो जिंदा था तभी भी उसे ब्राह्मणिज्म से अलग नहीं किया गया, तो अब कौन सा ऐसा उपाय निकाला जाए, इनको अध्ययन करने की ज़रूरत है परनेशाचार्य को। परनेशाचार्य जाते हैं हनुमान टेम्पल एंड हनुमान टेम्पल में जा कर के वो मीन्स जितने भी वेद हैं एंड जितने भी रिचुअल्स के बुक्स हैं सबको निकाल कर देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि मीन्स कैसे इस चीज़ का मतलब सॉल्यूशन वो निकाल सके। लेकिन इन सारे ही प्रयासों में वो असफल रहते हैं और फिर वो एक टांग पर खड़े होकर के जो मीन्स हनुमान जी के टेम्पल के ठीक सामने में एक नदी होती है, वहाँ वो मीन्स उनसे उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनसे पूछने के लिए, आंसर प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता है। तब इसी वक्त चंद्री जो है वो वेट कर रही होती है उनका ठीक फॉरेस्ट के बाहर में कि अगर उन्हें आंसर मिलेगा तो उनका जवाब प्राप्त करके वह जाएगी उसकी बॉडी को क्रिमेट करने के लिए, नारायणप्पा के बॉडी को क्रिमेट करने के लिए। तो अब दोस्तों बात ये हो जाती है कि जैसे ही मीन्स अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया है कि मीन्स जो परनेशाचार्य हैं दिन भर से खड़े रहकर उनके मीन्स पैरों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि चंद्री इनके पास आती है। देन मीन्स इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिसके बाद मीन्स मिडनाइट में इन्हें होश आता है परनेशाचार्य को, वो उसे उन्हें कंफर्ट करती हैं एंड मिडनाइट में होश आने के बाद में जब वो अपने हालत को देखते हैं तब उन्हें अपने ऊपर काफ़ी गिल्टी महसूस होता है और उन्हें ये लगता है कि अब मैं इस सारे मीन्स रिचुअल्स को कंडक्ट करने के लायक नहीं हूँ और मुझे जल्दी से ही अपने वेदांता शिरोमणि के पद को छोड़ देना चाहिए, ये वह डिसाइड करते हैं। और वह चंद्री से भी यही कहते हैं कि तुम्हें अग्रहरा के बाकी ब्राह्मण्स के सामने मेरे ट्रुथ को रिवील कर देना चाहिए। दूसरे दिन जब वो अपने घर जाकर देखते हैं दोस्तों तो वो यह पाते हैं कि मीन्स भागीरथी जो है वो भी उनके घर में है एंड वो अपनी वाइफ की थोड़ी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये महसूस करते हैं कि मैंने
मैं एक ऐसा मीन्स जब मैं 16 ईयर्स ओल्ड था उस वक्त मैंने अपनी विद्या मतलब हासिल करने के लिए मैं गया एंड मैंने अपनी विद्या हासिल की, लेकिन अब मैं यह देख रहा हूँ कि मैं वापस से वही 16 ईयर का बॉय ही बन गया हूँ। मतलब इन्हें अपने किए पर काफ़ी पछतावा होता है। फिर दोस्तों ऐसा होता है कि चंद्री वहाँ से जाती है एंड चंद्री देखती है कि अब जो बॉडी है मीन्स नारायणप्पा की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स काफ़ी हॉरिफिक कंडीशन में हो जाती है। तो यह सब देख करके उसे काफ़ी ज़्यादा मीन्स महसूस होता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो वो उसका एक मुस्लिम फ्रेंड होता है जिससे वह रिक्वेस्ट करती है कि हम इसके बॉडी को क्रिमेट कर देते हैं। तो क्रिमेट करने के लिए वह मीन्स उसे बुलाती है और बुलाने के बाद में उसे उसके साथ में मिलकर उसके बॉडी को क्रिमेट कर देती है, लेकिन इसका पता अभी तक किसी को भी नहीं चलता है। अब देखिए दोस्तों, अब द विजिट ऑफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परनेश आचार्य अपने ही इंस्टिंक्ट्स के साथ भीतर ही भीतर वो अपने आप से ही लड़ रहा होता है। वो अपनी आइडेंटिटी को ही वापस पाने में और खुद का पहचान करने में ही वह जूझ रहा होता है। तो यहाँ पर चंद्री भी नहीं है और वह इस ट्रुथ को छुपा लेता है। छुपाने के बाद में बाकी ब्राह्मण्स जो दुर्वासापुरा के ब्राह्मण्स होते हैं, जब वो उससे यह पूछते हैं कि आपकी हेल्प हमें चाहिए कि हम नारायणप्पा की बॉडी को क्रीमेट कैसे करें, तो इस सिचुएशन के जो इश्यूज होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन्हें देखते हुए वह ये बोलते हैं कि आपको मंजाया जाना चाहिए और जितना भी मीन्स मतलब आपको दसाचार्य के पास जाकर के इनका राय लेना चाहिए। और वो उसके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स के बारे में भी जानते हैं कि नारायणप्पा का एक क्लोज़ फ्रेंड हुआ करता था मंजया, तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन मंजया कहता है कि मीन्स किसी ना किसी को तो उसके एक्सपेंस को बेयर करना होगा। तो ये जो ब्राह्मण्स होते हैं वहाँ से भी हताश होकर लौट जाते हैं। अब मंजया के घर से तो हताश होकर वह लौट ही जाते हैं। अब दोस्तों होता ये है कि अब मीन्स जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स वह यह कहते हैं कि अब हमें दशाचार्य जो हैं उनसे इस चीज़ का जो मीन्स उत्तर है वह प्राप्त होगा, क्योंकि परनेश आचार्य ने उन्हें साफ तरीके से कह दिया होता है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और वह इस गुत्थी को सुलझाने में असंभव है, यानी कि अब वह इस चीज़ को नहीं सुलझा सकते हैं, उन्हें दशाचार्य की मदद लेनी चाहिए। तो जो वहाँ के जो मीन्स अध्यक्ष होते हैं या फिर उस मंदिर के जो हेड होते हैं दशाचार्य, वह यह कहते हैं कि आप एक काम कीजिए कि उसका जो गोल्ड है, यानी कि चंद्री ने जो भी गोल्ड ऑफर किया है आप ला करके मठ में दे दीजिए, मठ यानी कि मंदिर में दे दीजिए। एंड मीन्स उसका जो बॉडी है एज इज़ अ हायरलेस, मतलब उसका कोई बेटा नहीं है, तो आपको उसकी बॉडी को क्रीमेट करना चाहिए एंड बदले में जितना भी गोल्ड है उसे आपको ला करके मंदिर में दे देने चाहिए दान के तौर पे, ऐसा दशाचार्य कहते हैं। तो फिर अब दोस्तों बात ये हो जाती है कि किसी को अभी तक ये नहीं पता है कि चंद्री ने ऑलरेडी बॉडी क्रीमेट कर दिया है। परनेश आचार्य वॉक्स आउट ऑफ अग्रहारा। अब परनेश आचार्य जैसे ही अपने घर पहुंचता है वह देखता है कि यहाँ इस तरफ भागीरथी की भी डेड हो चुकी है। बिकॉज डेथ होने के उसका जो कारण होता है वो भी प्लेग ही होता है, काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है उसे, प्लेग की वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब यह उसका दाह संस्कार करता है। दाह संस्कार करने के बाद ये ईस्टर्न साइड में बढ़ता चला जाता है दोस्तों। तो ईस्टर्न साइड में जब ये बढ़ता चला जाता है तो वहाँ इससे पुट्टा नाम का एक व्यक्ति मिलता है। इसकी मुलाकात पुट्टा नाम के एक आदमी से होती है जो कि काफ़ी टॉकेटिव पर्सन होता है, क्योंकि वह आम इंसानों की तरह ही होता है, उसे इसके आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर नॉवेल के थीम में ये भी कहा गया है कि पुट्टा इज़ अ वेरी टॉकेटिव पर्सन एंड राइट नाउ व्हाट परनेश आचार्य इज़ डूइंग, ही इज़ जस्ट मीन्स ही इज़ जस्ट बिलीविंग, कहते हैं ना कि उसे झेल रहा है, वो उससे झेल रहा होता है उस वक्त, क्योंकि ही इज़ अ लर्न स्कॉलर, ही इज़ द वेदांता शिरोमणि, लेकिन वह अपने ही मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण कुछ बोल नहीं पाता। यह उससे काफ़ी सारे रिडल्स भी पूछता है दोस्तों, उससे काफ़ी बात करने की भी कोशिश करता है। यहाँ तक कि यह जब स्मोक कर रहा होता है तो वह उसे मीन्स वहाँ से जब यह जो पंडित हैं यह उठकर चले जाते हैं परनेश आचार्य, तब भी फिर यह आता है वापस से इन्हें डिस्टर्ब करता है। फिर यह होता यहाँ पर यह है कि ये लोग, पद्मावती नाम की एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है, उसके घर पर जाने का मीन्स सजेशन ये देता है परनेश आचार्य को पुट्टा। तो फिर अब यहाँ पर लास्ट में एक भोज चलता है, यानी कि एक मीन्स सेरेमनी होता है जिसके तहत ये लोग जाते हैं अपने विलेज से एक मेला देखने के लिए। अब मेला देखने के बाद जब ये लोग उस सेरेमनी में, यानी कि मील सेरेमनी में बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर एक इंसान होता है जो कि
परनेश आचार्य को पहचान जाता है और उसे किसी मतलब रिलीजियस मैटर में इनकी हेल्प चाहिए होती है। तो ये दोनों, पुट्टा जो है वो उससे कहता है परनेश आचार्य से कि मैं आपको भागने का रास्ता दिखा सकता हूँ, और ये भाग करके वहाँ से एक पॉन्ड की तरफ आते हैं। वहाँ पर आकर के परनेश आचार्य को यह रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, एंड उन्होंने रिचुअल्स में एंड बाकी सारी चीज़ों में उलझ करके एक ऐसे इंसान जो कि ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है, उसकी बॉडी को क्रीमेट अभी तक नहीं किया है। तो तभी ये इनकी आंखें खुलती हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें वापस चलना चाहिए, अब मुझे वापस जाके नारायणप्पा की बॉडी को क्रीमेट करना ही चाहिए। तो ये डिसीजन ये लेते हैं, और डिसीजन ले करके फिर ये जाते हैं उनकी बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, और ये अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो बॉडी ऑलरेडी क्रीमेट कर दी जाती है। तो इसी तरीके से ये नॉवेल जो है दोस्तों यहाँ एंड होता है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, देन इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।